मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिकी संविधान में अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष और अमेरिका में विधि निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि जिस तरह से अपन ने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, उसी तरह से अमेरिका में प्रतिनिधि सदन का जो अध्यक्ष है उसे भी स्पीकर कहा जाता है। अध्यक्ष का यहाँ निर्वाचन होता है और यह निर्वाचन सदन के द्वारा किया जाता है। जिसे बहुमत प्राप्त होता है वह निर्वाचित होता है और इसका कार्यकाल सदन के समान ही 2 वर्ष का होता है। यह अध्यक्ष दलीय होता है। ब्रिटेन में निर्विरोध निर्वाचित होता है स्पीकर, चुनाव नहीं होता और उसका कार्यकाल भी सदन के साथ समाप्त जरूर हो जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा चुनकर आता है तो दोबारा उसे लोक सदन का स्पीकर बना दिया जाता है। ब्रिटेन में वह दल की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे देता है, यानी वो दलीय नहीं होता है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य। पहला है सभापतित्व करना और बोलने की व्यवस्था करना, यानी सदन का सभापतित्व वह करता है और बोलने की व्यवस्था करता है, यानी कौन कब बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, इसका निर्णय उसके द्वारा किया जाता है। अगर उसे लगता है कि किसी व्यक्ति के बोलने से सदन में कोई भी अव्यवस्था हो रही है तो वह उसे बोलने से रोक सकता है, लेकिन चूंकि वो दलीय होता है इसीलिए पक्षपातपूर्ण रवैया उसके द्वारा अपनाया जाता है। अगर उसे लगता है कि उसके किसी भी सदस्य के बोलने से उसके दलीय हितों पर कुठाराघात हो रहा है तो भी वह उसे बोलने से रोक सकता है। नेक्स्ट है अनुशासन और व्यवस्था कायम करना। सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन में व्यवस्था कायम करना भी उसका काम है। सैनिक अधिकारी से शांति के लिए वह अपील कर सकता है अगर कोई उसका कहना ना माने। बैठक स्थगित कर सकता है, लेकिन वह किसी को दंडित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नियमों की व्यवस्था करना और उनको क्रियान्वित करना। सदन की कार्यवाही के लिए नियम निर्माण का कार्य उसका है और साथ ही साथ अगर उसे लगता है तो वह सदन की वह उन नियमों को क्रियान्वित भी कर सकता है। नेक्स्ट है सदन की कार्यवाही का संचालन करना। कौन सा विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा, कितनी देर उस पर बहस होगी, यह निर्णय भी उसी के द्वारा किया जाता है। निर्णायक मत देने का अधिकार, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार भी है। निर्णायक मत का मतलब है जब किसी भी विधेयक के पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अपने निर्णायक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है अमेरिकी स्पीकर और ब्रिटिश स्पीकर की तुलना। पहला अंतर दोनों में है पद उत्पत्ति में अंतर। ब्रिटेन में यह स्पीकर विकास के माध्यम से आया है, धीरे धीरे विकास हुआ, उसके माध्यम से स्पीकर पद बना, लेकिन अमेरिका में विधान में ही इस बात की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है दलीय स्थिति में अंतर। ब्रिटेन में जैसा भी आपको बताया चुनाव के बाद वह निर्दलीय हो जाता है, लेकिन यहाँ वह दलीय ही रहता है। कार्यकाल में अंतर। ब्रिटेन में कहा जाता है एक बार का स्पीकर बार बार स्पीकर, यानी अगर आज वह स्पीकर है और 5 साल वो बाद चुनकर आता है तो दोबारा उसे ही स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में इस स्पीकर का कार्यकाल सदन के साथ ही खत्म हो जाता है। शक्ति में अंतर। ब्रिटेन का अध्यक्ष किसी को निलंबित कर सकता है, अमेरिका में नहीं। ब्रिटेन में स्पीकर को विवेक से निर्णय लेने का अधिकार है, अमेरिका में नहीं। इस तरह से ब्रिटेन का जो स्पीकर है वह अमेरिकन स्पीकर के मुकाबले अधिक शक्ति संपन्न है। कुछ समानताएं भी हैं और समानताएं ये हैं कि दोनों ही सदन की अध्यक्षता करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, सदन के जो कार्य हैं वह उसी के अनुसार प्रमुख रूप से निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह से ये स्थितियां हम ब्रिटेन के स्पीकर और अमेरिकन स्पीकर की देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया। कानून का निर्माण करना किसी भी सदन के लिए
बहुत ही या किसी भी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अमेरिका में भी, जैसे हमने ब्रिटेन में एक निर्धारित विधायी प्रक्रिया देखी थी, भारत में एक निर्धारित विधायी प्रक्रिया है, उसी तरह से अमेरिका में भी एक निर्धारित विधायी प्रक्रिया को मान्यता दी गई है। ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया में हमने देखा कि निम्न सदन शक्ति संपन्न है और अमेरिका में उच्च सदन की शक्तियां निम्न सदन के मुकाबले अधिक हैं। विधि निर्माण की इस प्रक्रिया के संबंध में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर वह विधेयक सीनेट में प्रस्तुत किया जाता है पहले, तो उसे एस कहा जाता है, और अगर प्रतिनिधि सभा में वह पहले प्रस्तुत किया जाता है तो उसे HR कहा जाता है। संविधान में विधेयक प्रस्तुत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जो कि इस प्रकार है। पहला है, उसका पहला चरण है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की विधि बहुत सरल है और इतनी अधिक सरल है कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं या सदन के जो सदस्य हैं, विधेयक पर केवल अपना नाम लिखते हैं और सदन के अध्यक्ष के पास एक बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स में डाल देते हैं। प्रस्तावित विधेयक तब तक जीवित रहता है जब तक कि सत्र चल रहा होता है। जब सत्र खत्म हो जाता है और अगर उस बॉक्स में से वो विधेयक नहीं निकल पाता तो वह फिर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण बिल्कुल एक है। ब्रिटेन में यह प्रस्तुतिकरण 3 तरीके से होता है: 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण, शीर्षक पढ़ के प्रस्तुतिकरण और एक लंबे वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण। यहाँ प्रस्तुतिकरण का तरीका यानी अमेरिका में प्रस्तुतिकरण का बहुत आसान है। अमेरिका में जो विधेयक हैं वो सरकारी और गैर सरकारी नहीं होते। सभी विधेयक केवल संसद सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा नहीं। जबकि ब्रिटेन में जो ज़्यादातर विधेयक हैं वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा स्तर है छंटनी और प्रथम वाचन। उसके बाद विधेयक को जो भी सदन का लिपिक है उस लिपिक के द्वारा विषयवार उन्हें छांटा जाता है और सूचना के रूप में उन्हें छपवा दिया जाता है। तीसरा है समिति अवस्था। जिस विषय से संबंधित विधेयक है वह विधेयक उस समिति को सौंप दिया जाता है। यानी अमेरिका में विषयवार समितियां बनी हुई हैं। रक्षा से संबंधित विधेयक उस समिति को, गृह से संबंधित विधेयक उस समिति को, इस तरह से समितियों को वह बांट दिया जाता है। समिति अवस्था विधेयक के जन्म मरण की अवस्था है। समिति के पास 4 विकल्प हैं और उनमें से वो किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकती है। पहला विकल्प है विधेयक पर वो कोई संशोधन न करे। दूसरा है विधेयक पर संशोधन करे और फिर उसे प्रस्तुत करे। तीसरा है विषय वस्तु को छोड़कर पूरे के पूरे विधेयक को बदल दे और विधेयक को समाप्त कर दे। लगभग 90% विधेयक यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इस संबंध में अगर हम ब्रिटेन और अमेरिका में देखें तो हम यह मान सकते हैं कि ब्रिटेन में विषयवार समितियां नहीं हैं और ब्रिटेन में समितियों को विधेयक का अंत करने का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट स्तर है सूचीकरण और कैलेंडर अवस्था। उसके बाद विधेयक को एक सूची में रख दिया जाता है। यहाँ पर 5 सूचियाँ हैं। उन 5 सूचियों में से किसी भी एक सूची में रख दिया जाता है, जैसे संघीय सूची। इसमें वे विधेयक रखे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे राजस्व से संबंधित, सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित। दूसरा है सदन सूची। इस सूची में वे विधेयक रखे जाते हैं जो वित्त से संबंधित नहीं होते, किसी भी सार्वजनिक विषय से संबंधित होते हैं। तीसरा है संपूर्ण सदन सूची। इसमें वे विधेयक रखे जाते हैं जो स्थानीय विषयों से संबंधित होते हैं। चौथे हैं सहमति सूची। इसमें वे विधेयक रखे जाते हैं जिन पर ऐसा लगता है कि सदन में किसी भी तरह का विरोध नहीं होगा। 5वां है निपटान सूची। इसमें वे विधेयक रखे जाते हैं जिन्हें सदन के बहुमत के द्वारा समितियों के पास से भेजा जा सकता है। तो इस तरह से सूची के आधार पर एक निर्धारित सूची में वह विधेयक रख दिया जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय वाचन।
विधेयकों का वर्गीकरण करने के बाद फिर निर्धारित दिनांक को सदन के द्वारा उस पर विचार विमर्श किया जाता है। सदन के सदस्य उस पर अपनी राय रखते हैं। सदन के सदस्य जितनी बार चाहें उस विधेयक के संबंध में अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद है तृतीय वाचन। इसमें विधेयक पर मोटे तौर पर विचार होता है। विधेयक को पूरा पढ़ने की मांग की जा सकती है, केवल शीर्षक पढ़ा जा सकता है और फिर विधेयक के भविष्य का निर्धारण होता है। भविष्य के निर्धारण के लिए 4 तरीके हैं: मौखिक मतदान, खड़े होकर मतदान, गणना द्वारा या हाना द्वारा, और अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय लेकर विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है। उसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी फिर वही सब कुछ कार्यवाही होती है। दूसरा सदन अगर उसे पास कर देता है तो अगला स्तर आता है, यानी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और अगर सदन पारित नहीं करता है तो फिर सदन के पास उसे वापस भेज दिया जाता है और फिर सदन अगर सीनेट के पास भेजा जाता है तो ज़्यादातर सीनेट की बात प्रतिनिधि सदन को माननी होती है। अगर दोनों सदन पारित कर देते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प हैं कि वो विधेयक पर क्या निर्णय ले। वह 10 दिन के अंदर अंदर विधेयक को स्वीकार कर सकता है, वह विधेयक को अस्वीकार करके और कारण बताकर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर विधेयक को लौटा दिया जाता है और सदन उसी सदन में लौटाया जाता है जिस सदन से आया है, और सदन अगर 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूर करना पड़ता है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति तटस्थ रहने के उद्देश्य से ना तो उसे स्वीकार करता है ना ही अस्वीकार करता है और ऐसे ही पड़े रहने देता है और 10 दिन का समय बीत जाता है तो भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पारित मान लिया जाता है। चौथा है, जिसे जेबी निषेधाधिकार भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है और सत्र खत्म होने वाला है, 10 दिन से कम समय है। जैसे ऊपर आपको बताया कि 10 दिन का समय होता है, 10 दिन में या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे या ऐसे ही पड़ा रहने दे। अगर पड़ा रहने देता है और 10 दिन का समय निकल जाता है तो विधेयक पारित हो जाता है। लेकिन अगर सत्र खत्म होने में 10 दिन से कम समय है और राष्ट्रपति को पता है कि उसे, अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उस समय में वह स्वीकार करके उसे लौटा देता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक को उसे स्वीकार नहीं करना है तो वह उस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देता है और उसे अपनी जेब में ऐसे ही पड़े रहने देता है, तो वह विधेयक वहीं खत्म हो जाता है और इसे पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। तो इस तरह से ये एक निर्धारित प्रक्रिया है अमेरिका में विधि निर्माण की। अब हम पढ़ेंगे अमेरिका और ब्रिटेन में विधायी प्रक्रिया में अंतर। पहला अंतर है विधायी नेतृत्व में अंतर। अमेरिका में इन विधेयकों का नेतृत्व किया जाता है सदन के सदस्यों के द्वारा और ब्रिटेन में विधेयकों का नेतृत्व करती है कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है सरकारी और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में अंतर। अमेरिका में सारे विधेयकों को हम एक तरह से गैर सरकारी मानते हैं। ब्रिटेन में वे विधेयक जो कि मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें हम सरकारी विधेयक, और संसद के आम सदस्यों के द्वारा जिन्हें प्रस्तुत किया जाता है उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट है विधेयकों की विषयवार छंटनी में अंतर। यह अंतर ब्रिटेन में नहीं होता, सिर्फ अमेरिका में ही विषयवार समितियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना और प्रथम वाचन में अंतर। ब्रिटेन में जैसा अभी आपको बताया कि 3 तरह से प्रस्तुतिकरण होता है, 10 मिनट शीर्षक पढ़कर प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण और उस पर लंबे वक्तव्य के आधार पर प्रस्तुतिकरण। जबकि अमेरिका में प्रस्तुतिकरण का एक ही तरीका है कि अपना नाम लिखकर जो भी विधेयक प्रस्तुत करने वाला है वो लिपिक के पास रखे गए संदूक में डाल देता है। नेक्स्ट है समिति स्तर में अंतर। ब्रिटेन में जो समितियां हैं वह द्वितीय वाचन के बाद आती हैं और अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद। समितियों की शक्ति में अंतर। ब्रिटेन की समितियां विधेयकों का अंत नहीं कर सकती, अमेरिका की समितियां विधेयकों का अंत कर सकती हैं।
सदनों की शक्ति में अंतर, अमेरिका में निम्न सदन शक्तिहीन है और उच्च सदन शक्ति संपन्न है। ब्रिटेन में निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स अधिक शक्ति संपन्न है। कार्यपालिका द्वारा स्वीकृति के विकल्पों में अंतर, राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प हैं, वे उसे स्वीकार करें, अस्वीकार करें, मेज पर पड़ा रहने दें और पॉकेट वीटो के माध्यम से उसे खत्म कर दें। लेकिन ब्रिटेन में रानी के पास जो विधेयक हस्ताक्षर होने के लिए जाता है उस पर उसे साइन करने ही पड़ते हैं। तो इस नेक्स्ट है कार्य सूची व्यवस्था में अंतर। ब्रिटेन में जो कार्य सूची है या कैलेंडर अवस्था है कि निपटान सूची है या राजस्व सूची है, उस तरह की सूची ब्रिटेन में नहीं पाई जाती, जबकि अमेरिका में ये मौजूद है। इस तरह से अमेरिका की विधि निर्माण प्रक्रिया और ब्रिटेन की विधि निर्माण प्रक्रिया दोनों में कुछ अंतर देखे जाते हैं। धन्यवाद।